अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से अब भी अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक हुकूमत को अगले 2 रोज में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम करने हैं, मगर अभी तक ना ही रकम जारी की गई है और ना ही इसके बारे में कोई फैसला किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की निगरान हुकूमत को भी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान देने का पाबंद किया गया था, मगर कल कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने का जो प्लान किया गया है, उसके बाद वफाकी इदारों की जानिब से इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस की फराहमी पर भी सवालात खड़े हो गए। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि क्योंकि इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका है, इसलिए 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद करना नामुमकिन है। जबकि अदालती अहकामात और इलेक्शन कमीशन के इसरार के बावजूद वजारत खजाना और वजारत दिफा मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं कि बिगड़ते माशी सूरत हाल और बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। आज भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फंड्स की फरामी से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर ये वाज़े नहीं किया कि क्या हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करेगी या नहीं। एक फैसला इस वक्त फील्ड में है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज करे। इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, यानी पीर की रात 12 बजे तक ये टाइम है। और फिर 11 का जो दिन है मंगल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। जो सिक्योरिटी स्टैटिक सिक्योरिटी जो है वो जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने से वर्चुअली माजरत कर चुके हैं। इसहाक़ डार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जिक्र तो किया, मगर इस हवाले से हुकूमत की पोजीशन वाज़े नहीं है, जिसकी वजह से ये मजीद वाज़े हो गया है कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल नहीं करेगी। मगर अहम बात यह है कि कल कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बाद हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया है, उससे भी इलेक्शन में ताखीर के इम्कानात गहरे हो गए हैं, क्योंकि एलामिया में दहशतगर्दों के खिलाफ एक और जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है और TTP के लिए नरम गोशा और बगैर सोचे समझे मुज़ाकरात की पॉलिसी को दहशतगर्द की हालिया लहर की वजह करार दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया और वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने अब आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी है जो 2 हफ्तों में अमल दरामद और सिफारिशात देगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जहां ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। हुकूमत की जानिब से अगले 15 रोज में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का इंदिया बहुत अहम है, लेकिन इससे अहम बात यह है कि इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात जो बताई हैं, वो खुद मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर सवालात उठाती हैं। एलामिये में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और साबका अस्करी क़यादत का नाम लिए बगैर TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी पर तनकीद की गई है, मगर अहम बात यह है कि TTP से मुज़ाकरात का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये सिलसिला मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 6 माह तक जारी रहा। आज तो मौजूदा हुकूमत के वुज़रा मुज़ाकरात की पॉलिसी और नरम गोशा का इल्ज़ाम साबका दौरे हुकूमत पर डाल रहे हैं, मगर यही वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद खुद इस बात का एतराफ़ करते थे कि TTP से मुज़ाकरात दुरुस्त तौर पर जारी हैं। मुज़ाकरात की ओनरशिप सिर्फ हुकूमत या फौज नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने ली है और इस पर पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। जो सूरत हाल जो है वो TTP के हवाले से बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने जो बात किया वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए और डायलॉग के नतीजे में जो है वो जो भी पेशरफ्त हो उसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामानी कमेटी जो आज वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी, बल्कि उनका भी यही कहना था कि इसकी ओनरशिप जो है वो पार्लियामेंट को लेनी चाहिए। कल जारी होने वाले एलामिये में TTP के जंगजू की वापसी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और इनकी वापसी को दहशतगर्दी में इजाफे की वजह बताया गया। मगर अहम बात यह कि कुछ माह पहले तक
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद इस पॉलिसी का दिफा करते हुए कहते थे कि कुछ जंगजू ऐसे भी हैं जिनके साथ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो क्या उन्हें शरीफ शहरियों की तरह पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को जिनको बहकाया गया और जिनको जो है वो रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उनमें से कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि जिनका जुर्म जो है, जिनका किरदार जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वापस नहीं लाना चाहिए? तो इसलिए इसमें एक राय मौजूद है कि उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना हथियार जो है वो रखें और जो है वो एक शरीफ शहरी के तौर पे, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे लॉ, कानून और आइन को तस्लीम करते हुए जो आगे सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बने। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ एक और ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहने के दौरान इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन है या नहीं। मगर अहम बात यह है कि चाहे 2008 के इंतखाबात हो या 2013 के, माजी में इन दोनों इंतखाबात से पहले मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशन जारी थे, मगर इसका इलेक्शन के इनेकाद पर कोई असर नहीं पड़ा था। फरवरी 2008 में आम इंतखाबात से 2-3 माह पहले मालकन डिवीजन, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन राय हक, ऑपरेशन जलजला समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए गए थे। इसी तरह 2013 में इलेक्शन से 3 माह पहले खैबर एजेंसी की वादी तीरा में ऑपरेशन राह शहादत शुरू किया गया था, मगर इन ऑपरेशन का इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। मगर अब हुकूमत माशी और सिक्योरिटी मसाइल की बुनियाद पर पंजाब में इलेक्शन में ताखीर चाहती है, जबकि 3 रुकनी बेंच के 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद एक तरफ तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस के दरमियान महाजराई इंतहा को छू रही है, जबकि दूसरी तरफ अदलिया के अंदर की तकसीम मजीद गहरी हो गई है। और जस्टिस अतहरुल्लाह के तफसीली नोट के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि इसी नोट की बुनियाद पर हुकूमत अब ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला 4-3 का था, जिसने असखुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया। इसलिए 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि अदलिया के अंदर इस वक्त जो तकसीम चल रही है, जिसकी वजह से अदलिया तनाज़ात का शिकार है, इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा तब जब या तो फुल कोर्ट बेंच बने या फुल कोर्ट इजलास हो, जिसमें बैठ के तमाम तनाज़ात का हल निकाला जा सके। लेकिन अहम बात यह, अदलिया में तो तनाज़ा वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत अब इस अदालती तकसीम के पीछे छुप रही है और इस अदालती तकसीम को जवाब बनाकर बर वक्त इलेक्शन से फरार होने की कोशिश कर रही है। जबकि ये बात वाज़ेह है कि जब ये मामला अदालत तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले भी हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात ना करवाने का फैसला कर चुकी थी। और यह मामला अदालत पहुंचा ही इसलिए था क्योंकि हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाना चाहती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील की गई, तो इसके बाद दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 खतूत लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने बाद में फंड्स और सिक्योरिटी के लिए हुकूमत से ताउन मांगा था, तो हुकूमत ने ताउन करने से भी माजरत कर ली थी। और हुकूमत की जानिब से पॉलिटिकल विल ना दिखाने की वजह से ही मौजूदा बहरान पैदा हुआ। इसके अलावा हुकूमत अब जस्टिस अतहरुल्लाह के फैसले को बुनियाद बनाकर यह भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है, जबकि जस्टिस अतहरुल्लाह ने अपने नोट में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला बरकरार और हुकूमत पर बाइंडिंग है और इस पर अमल ना करने की सूरत में नताइज होंगे। मगर हुकूमत बर वक्त इलेक्शन ना करवाने के फैसले पर डटी हुई है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत को यह अंदाजा है कि पिछले 1 साल में उसने जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, और जब तक वो पॉलिटिकल कैपिटल बहाल नहीं होता तब तक उनका इंतखाबात में जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये वो बात है जो बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके कर चुके हैं। हमारी पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो ऑन स्टेक है। हमें अगला इलेक्शन भी एक पोजीशन के हिसाब से लड़ना चाहिए, लेकिन तब तक हमें थोड़ा जरूर टाइम चाहिए होगा कि हम थोड़ी सी रिकवरी कर सकें जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है। हमने सख्त फैसले भी किए, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी अदा की। जुलाई में बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में, उसमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट सबको नजर आई। तो परेशानी तो होनी थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि हमारा हदफ जो है फाइनली जनरल इलेक्शंस हैं 2023 के, तो इतनी भी पॉलिटिकल कॉस्ट ना अदा करनी पड़े कि जी एंड में हम थोड़े अरसे के लिए आए और इलेक्शन हार गए। इलेक्शन में ताखीर के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी का जवाब देने के अलावा हुकूमत ने चीफ जस्टिस के सू मोटो और बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक इख्तियारात कम करने के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी भी की थी। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने कहा है कि बादी नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है।
मुजव्वज़ विल का मकसद समाअत का इब्तिदाई इख्तियार इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। यह ख्याल तो काबिल तारीफ हो सकता है, लेकिन क्या ये मकसद आइन के दिफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? सदर मुमलिकत के मुताबिक तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दिफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। इस कानून को चैलेंज होने का खदशा है, इसलिए इस पर नजर सानी की जाए। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, 10 अप्रैल की तारीख दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स फराहम किए जाएं और जो सिक्योरिटी प्लान है उससे भी आगाह किया जाए, वरना फिर इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट आके बताएं कि हुकूमत मुआवनत नहीं कर रही। तो क्या फैसला क्या है? 10 तारीख को जो अहकामात है उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत 3 वाले बेंच को जवाब दे या 4 वाले को? कल 4 वाले बेंच जो है, जो 4 जजेस हैं, अगर वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें इसी हुकूमत को, तो फिर उसका क्या बनेगा? और मुझे ये बता दीजिए, मुझे नहीं पता कि न जाने लोग क्यों इससे नहीं निकल रहे। यानी इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी जो अक़लीती डिसेंटिंग नोट है उस पर अमल किया करेगी हुकूमत। यानी अगर कोई बेंच कहता है कि इसको फांसी दे दें और दूसरे 2 लोग कहते हैं ना दें, तो 2 लोगों को कहने पे उसको छोड़ दिया जाए। जाने देना जी। इसके बाद अतर मिनल्लाह के साहब के बाद क्या क्लैरिटी चाहिए? और बार बार हुकूमत को मुर्द इल्जाम ना ठहराएं मौजूदा क्राइसिस का। हम तो आई क्राइसिस को सेटल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी हम खत्म करके नहीं गए थे? कब शुरू हुई? लाडले को लाने के बाद। क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करके नहीं गए थे? कब शुरू हुई? लाडले को लाने के बाद। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को सीधा और टेक ऑफ करवा के नहीं गए थे? इकोनॉमी का बेड़ा गर्क और डिफॉल्ट पे कब गया? जब लाडले को लेके आए हैं। सही। तलाल साहब, इसकी तफसील में जाने से पहले मुझे सिर्फ मेरे जो बुनियादी सवाल का जवाब दे दें कि 10 तारीख को आप फिर नहीं इंप्लीमेंट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, मुझे ये बता दीजिए ना जी, इंप्लीमेंटेशन हम पर फर्ज ही नहीं है जी। यानी ये फैसला है ही नहीं ना जी, ये डिसेंटिंग नोट्स हैं। फैसला जो है वो 4 लोगों का है। अच्छा, इस वक्त जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, या तो वो ये कह रहे हैं कि एक दफा अगर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया तो ये फैसला 3-2 का है, या वो ये कहते हैं इसकी वजाहत जो है फुल कोर्ट करे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 का है, मतलब बगैर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ये वर्डिक्ट दिए हुए आप मान चुके हैं कि 4-3 का फैसला और अमल दरामद नहीं करना है इस पर आपको? देखिए, मैं तो अतर मिनल्लाह साहब का फैसला पढ़ता हूँ, मैं तो दूसरे जज साहब का फैसला पढ़ा है मैंने। और उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? क्या वो क्या इक्विवेलेंट वो नहीं है चीफ जस्टिस के फैसला करने की? अच्छा, और उसके बाद दूसरी बात ये, अगर उस 5 रुकनी बेंच के अलावा भी देखा जाए तो उसमें जस्टिस याया आफरीदी साहब ने अपने 3 जजेस के साथ इत्तेफाक किया, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है कि 4-3 का फैसला है। तो अगर उस तनासब से भी देखा जाए तो ये 3-3 का फैसला है एट बेस्ट। मुझे ये गुजारिश ये कर दें, देखिए आप शुक्र है, पहले तो आप 3 को ही 4 से हावी कह रहे थे, अब आप 3-3 पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। थोड़ी देर में आप 4-3 पे भी आ जाएंगे और पाकिस्तान के कौम भी आ जाएगी और पीटीआई भी आ जाएगी। फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अगर फुल कोर्ट इस पे आ जाए तो अलग बात है। वैसे तो 3-2 का ही फैसला हमारे सामने है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 3-2 का नहीं है, 4-3 का है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जजेस की राय अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो 3-3 पे तकसीम है इस वक्त। गुजारिश ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? फुल कोर्ट में फिर जब फुल कोर्ट बनेगी तो 63A की जो आपने दोबारा एक आइन लिख दिया है वो डिस्कस होगा। क्यों असेंबली तोड़ी गई थी, क्या सही टूटी या नहीं टूटी, वो डिस्कस होगा। और उसके बाद मुझे ये बताइए, ये सो मोटो की ताकत जो गलत इस्तेमाल हुई है, इस पर भी वो पूरी जो सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो उस पर भी कोई एक्शन वो रेफर करेगी कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मकासद थे या इसके पीछे किसी को इंसाफ देना था। यही 184(3) जो है, ये 2017 में भी इसी ने काम दिखाया था। इसी 184(3) ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा आदमी जिसमें तमाम ऐप थे, उसको सादिक अमीन और एक मुंतखब वजीर आजम को ये इंपॉर्टेंट बात है तलाल साहब। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तनाजात में घिरी हुई है, जजेस में तकसीम है। जजेस जो है वो वाजे तौर पे इंडिपेंडेंटली आकर अब बता रहे हैं कि जो बेंच के मामलात हैं, बेंच फिक्स करने के मामलात, उसमें क्या खामियां हैं या सुमोटो लेने में क्या खामियां। ये प्रॉब्लम्स आज के नहीं है, कुछ अरसे से इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अदालती कार्रवाई से पहले भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे, इसलिए ये मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो जहां तक हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अभी हमने आपको सुनवाया
ख्वाजा आसिफ साहब, जुबैर साहब ये कह रहे थे कि हमें वक्त चाहिए पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर करने के लिए, फिर ही इंतखाबात में जा सकेंगे। तो आपकी नीयत तो कभी भी नहीं थी ना इंतखाबात में जाने की। देखिए ये कहना कि हमारी नीयत नहीं थी, भाई हम भी इंतखाबात की डेट मांगते रहे हैं 3.5 पौने 4 साल। उस वक्त तो किसी ने इतना ना 100 वोटो हुआ है, ना किसी ने कहा है कि नहीं क्योंकि लाडले को चाहिए कि इंतखाबात हो। यानी जिस दिन वो चाहेगा असेंबली तोड़ दी जाएगी, वो तो अच्छा हुआ, तो फिर तो अच्छा हुआ 2022 में असेंबली नहीं तोड़ी, वरना आप कहते कि नहीं सारे इंतखाबात साथ में हो, नेशनल असेंबली के भी हम 2023 के आखिर में करवाएंगे। गुजारिश सुन लें। देखिए गुजारिश ये है, हम तो मार्शल लॉ के इलेक्शन से नहीं डरे, हमने तो मुशर्रफ दौर का भी इलेक्शन लड़ा है और हम कोई एक दफा इलेक्शन नहीं लड़ चुके। हमारी तारीख कोई 40-45 साल पे है और हम बार बार रिटर्न कैंडिडेट के तौर पे, रिटर्न पार्टी के तौर पे, जीती हुई पार्टी के तौर पे और पाकिस्तान में बड़ी पार्टी के तौर पे हम उभरते रहे अपनी कारकर्दगी की वजह से, अपनी लीडरशिप के करैक्टर और कारकर्दगी की वजह से। हमारे पास करैक्टर भी है लीडरशिप का और हमारे पास कारकर्दगी भी है, हमें कोई खौफ नहीं है। मगर इस क्राइसिस में धकेलने में जिसका किरदार है उसका नाम है इमरान खान। तो अच्छा, कल तलाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आपने भी पढ़ लिया होगा, उससे भी अब यही मतलब अखज़ किया जा रहा है कि क्योंकि एक नया ऑपरेशन शुरू होगा और ऑपरेशन जारी रहेगा, तो यही उससे मतलब अखज़ किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं डिप्लॉय की जा सकेंगी इलेक्शन के हवाले से। क्या यही मतलब समझा जाए इसका? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपने सियासी या अपनी पार्टी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये पीटीआई थी जिसने इसी सिक्योरिटी कमेटी को साइफर का बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, नंबर 1। नंबर 2, आज के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको शाबाश मिल रही है एक बड़े दहशतगर्द को पकड़ने पे, बड़ी कामयाबियों पे। उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज को शाबाश मिलती थी कि मेरे मुखालिफ को तुमने अच्छा किया, अंदर दे दिया है, तुमने जज की वीडियो बना ली है, तुमने बहुत अच्छा किया। सो अब पाकिस्तान के अदारे जिस काम के लिए उसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो कल की जो है उसमें जो इंटेलिजेंस और जो अदारों का रोल है और उसके सरबराहों का, उनको शाबाश मिली है और आगे हमने बढ़ना है। हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं, हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और हमारे पीछे सारे अदारे खड़े हैं। हमें बार बार इसको प्रेस रिलीज लेकिन दलाल साहब, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में नाम तो नहीं लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन पिछली हुकूमत की तरफ इशारा करते हुए या पिछली जो अस्करी क़यादत है उस पर इशारा करते हुए ये जरूर कहा गया है कि टीटीपी के हवाले से गलत पॉलिसियां थी, नरम गोशा था, जिसकी वजह से दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क में देखी जा रही है। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब आपकी हुकूमत आई, आपकी इत्तेहादी हुकूमत आई, तो 6-8 महीने तक तो ये पॉलिसी आप लोगों ने जारी रखी। इनफैक्ट अभी हमने सुनवाया है कि किस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ओनरशिप ले रहे थे, बल्कि पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई, पार्लियामेंट ने ओनरशिप ली कि बिल्कुल टीटीपी से बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी आपने कहा कि ऑन बोर्ड है, तो वही पॉलिसी जो थी जिस पर कल आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तनकीद की है, वो तो आपने भी पिछले चंद माह तक जारी रखी हुई थी। देखिए ये सारे क्राइसिस पैदा कैसे हुआ? दहशतगर्दी जो खत्म हो चुकी थी दोबारा सर क्यों उठाया? नेशनल एक्शन प्लान पे 1% का अमल नहीं किया 4 साल में। यानी जो एंटी टेररिज्म की एक डिपार्टमेंट है केपीके सूबा वो है जिसमें टेररिज्म जहां से शुरू हुआ है और जहां से शुरू होकर पूरे मुल्क में फेंका है, वो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट किराए की बिल्डिंग में है। और उसके बाद आप मुझे बताइए नेशनल एक्शन प्लान पे कोई इजलास हुआ हो, इमरान खान का कोई मुझे एक दिखा दे, कोई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ हो। भाई जब हम गए थे हमने तो एक एक चीज और हर एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आती थी, इजलास होता था, प्राइम कोई मिनिस्टर शक की बात नहीं ना। इमरान खान साहब तो इस चीज के हामी एक अरसे से रहे कि टीटीपी के साथ बात होनी चाहिए, एज अ वजीर आजम भी उनकी यही पॉलिसी थी। लेकिन आज अगर आप उनकी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं तो एक्चुअली आप उनके साथ साथ अपने आप पे भी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि 6-8 महीने तक आपने उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। टीटीपी के जो 2 कल क्योंकि कहा गया कि लोगों को छोड़ा गया, तो जो 2 अहम टीटीपी के लोग थे, महमूद खान और मुस्लिम खान, उनको आपकी हुकूमत के दौरान मई में छोड़ा गया है। उनको तो मौत की सजा दी गई थी, लेकिन पार्डन दिला के उनको छोड़ा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि उन पे तो आपकी तनकीद है, लेकिन भी फिर ये तनकीद आप अपनी हुकूमत पे भी कर रहे हैं बेसिकली। नहीं देखिए ना, थोड़ा जरा समझे, जो आप जब कोई बयानिया बनाते हैं या आपने कोई पॉलिसी बनानी होती है, उसके लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। एपेक्स कमेटियों के हमने इजलास किए, तमाम पार्टियों को पीटीआई समेत बुलाया गया, जिसमें पीटीआई शामिल नहीं हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखा और हमने पिछली दफा भी यही किया था। उसके बाद पॉलिसी इवॉल्व की कि कौन सी मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन हमने ये नहीं किया कि आंखें बंद कर दें
कि अपने सियासी मुखालफिन को कहो कि जेल में डाल दो और टीटीपी को कहो कि तो अब आपको लगता है कि जो कल के एलामिया में कहा गया कि एक और ऑपरेशन होगा जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, तो उसमें आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे? क्योंकि इससे पहले बेशतर ऑपरेशन 2008 के इंतखाबात के वक्त हो रहे थे, 2013 के इंतखाबात के वक्त हो रहे थे, और उस वक्त तो कॉम्बैट ऑपरेशन थे। पिछले 5-6 साल से मुल्क में जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो कॉम्बैट ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और गालिबन यही अब भी होगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है दहशतगर्दी पर हमने बहुत हद तक काबू पाया है, कुछ लहर वापस उठ रही है जिस पे काबू पाना है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भी आपको लगता है कि इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे? देखिए, इलेक्शंस का मामला जो है वो आप इन चीजों से ना जोड़ें, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हैं आप उसको जाया ना करें काइंडली। ये बड़ी मेहनत से बड़े लोगों ने खून दे के, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए ना, आपका इस तरह के सवाल जाया कर रहा है, देखिए आपके इस तरह के तजिए और सवाल है। देखिए ना, नहीं, वो तो रिपोर्ट आप लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री ने सबमिट की है कि क्योंकि फोर्सेस जो है इस वक्त ऑपरेशन करी है इसलिए हमारे पास नफरी नहीं होगी, तो खुदा के वास्ते इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे ना डालें। गुजारिश सुन ले ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शंस का मामला जो है वो एक आईनी कानूनी मामला है, वो कोर्ट में भी है, और उसके बाद उसका फैसला जो सियासतदान ही करेंगे, उसका फैसला पार्लियामेंट करेगी, और इलेक्शंस वक्त पर होंगे, और उसका वक्त जो है वो अक्टूबर है, और वक्त से पहले किसी लाडले के कहने पे कि आप असेंबली से इस्तीफा दे दो, नहीं अब आप वापस आ जाओ, आप तोड़ दो, नहीं अब हमसे गलती हो गई है, अब इलेक्शन करवा दो, और इस मुल्क को आप ये घसीटते रहेंगे। और इस मुल्क में अफसोस की बात यह है कि 184(3) जो किसी कमजोर आदमी को के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो इन लोगों के लिए बड़ी तफसील से कल जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने नोट में बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमारे साथ। पीपल्स पार्टी का मौकिफ इस वक्त यह है कि ना तो रेफरेंस दायर होना चाहिए जजेस के खिलाफ, ना ही वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ये मुतालबा सिर्फ नून लीग का है। इस पर बात करेंगे, कमर-ए-ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की अदलिया से महाजराई में शिद्दत आ रही है, और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इजाफी नोट के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है, और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर कर रही है। लेकिन क्या हुकूमत में शामिल तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे के मुतालबे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के इकदाम से लाताल्लुकी का इजहार किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर कमर-ए-ज़मान कायरा ने कल पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद कहा है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा पूरी हुकूमत का नहीं बल्कि ये सिर्फ नून लीग का मुतालबा है। उन्होंने कहा है कि मुतालबे पर मजीद मुशावरत की जरूरत है, जबकि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने के मामले को उन्होंने खालिसतन नून लीग का फैसला करार दिया है। अहम बात यह कि कल जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इजाफी नोट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया था कि अतहर मिनुल्लाह के नोट के बाद 4 जजेस रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का वकार अब उसी सूरत बहाल हो सकता है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी बेंच फिक्सिंग का खात्मा करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वक़्त उस कागज से भी कम है जिस पर यह फैसला लिखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी लिखा कि चीफ जस्टिस अगर अदालती नज़म बहाल और आइन का मजाक उड़ाने का मदावा करना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां किसी और के हवाले कर दें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से गुफ्तगू में कमर-ए-ज़मान कायरा ने इस ट्वीट की वजाहत करते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट का हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो नून लीग के चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे की तौसीक या तायद कर रहे हैं। अहम बात यह कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ सिर्फ चीफ जस्टिस के इस्तीफे और जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर ही हुक्मरान इत्तेहाद से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ तहरीक इंसाफ से बातचीत पर भी नून लीग और JUIF से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुतनाज़ा मसाइल को हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात करने पर तकसीम नजर आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि इजलास में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करना मसाइल के हल नहीं है। इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों के दरमियान बातचीत के लिए हुकूमत में शामिल तमाम जमातों से रुजू करने का फैसला भी किया है। अदालत से हुकूमत की महाजराई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुख्तलिफ है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद को अपने मौक़िफ़ पर कायल कर सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर कमर-ए-ज़मान कायरा साहब को। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, कल जब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट आया है तो इसके बाद PMLN ने खासतौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मिसकंडक्ट साबित होता है
और वो इस्तीफा दे। और इससे पहले हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही थी कि 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? देखिए, रेफरेंस की बात मुस्लिम लीग की हद तक तो होती रही, लेकिन ये उनकी अपनी इंटरनल पार्टी में, लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डिस्कशन का हिस्सा नहीं थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस साहब के जो इस वक्त तक सूरत हाल सामने आई है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या फैसलों के ऊपर, ये एक ऐसी गुमगू की कैफियत है, ऐसी कंफ्यूज कैफियत है जिससे यकीनन ये बात शायबा पड़ता है कि वो एक तरफ जो पलड़े का झुकाव है वो एक तरफ हो गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, बड़ा तकलीफ देह है और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। और अब ये बात सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, जहाँ तक ताल्लुक उनकी न्यूट्रलिटी का है, उनकी इम्पार्शियलिटी का है, या उसके ऊपर जो सवाल उठा है वो तो बार्स भी कर रही हैं, वो तो इवन बेंच के उनके अपने कोलीग्स ने किया है। उन्होंने अगर उन पे अदम इत्मीनान का इजहार किया उनके कंडक्ट पे, तो ये बात तो बहुत संजीदा है, ये देखने वाली है। लेकिन मैं फिर समझता हूँ और मेरी जमात समझती है कि हमें इंतहाई इक़दाम की तरफ जाए बगैर जो हम मुतालबा कर रहे थे, इन्हीं हालात को देखते हुए हम मुतालबा कर रहे थे, इस्तदाद कर रहे थे, बार बार इसरार कर रहे थे कि आप मेहरबानी करें फुल कोर्ट बना लें ताकि ये सवाल ना उठे। हालात से जुड़े हुए तनाज़ात है, उसका बेहतरीन हल तो यही है कि फुल कोर्ट बेंच इजलास हो जिसके जरिए ये तमाम इशूज को एड्रेस किया जाए। लेकिन कल एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अगर अदालती नज़म बहाल और आइन का मजाक उड़ाने का मदावा नहीं कर सकते तो फिर चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियों किसी और को देके वो अलहदा हो जाएं। इसका क्या मतलब है? क्या वो भी इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं जिस तरह नून लीग कर रही है? एलामिये में हमने कल ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अदालत को अपना माहौल, अपनी चीज़ों को खुद दुरुस्त करना चाहिए, अदालत को फुल कोर्ट तश्कील दे देनी चाहिए। हम तो ये मुतालबे कर रहे हैं कि जो करेक्शंस हैं, जो एतमाद साजी है, वो अदालत ने खुद करनी है। हम ये तो नहीं कर रहे कि अदालत मुस्ताफी हो जाए। हाँ, अगर अदालत ये काम नहीं करती और तसादम ही तसादम का खतरा है तो फिर क्या किया जाए? फिर एक तजवीज़ के तौर पर यह बात है कि अच्छा जी, पहला तो यह है कि आप खुद इसको ठीक करें, ये मामला आपने दुरुस्त करना है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और इनएबिलिटी है तो फिर आप साइड पे हो जाइए, किसी और को करने दीजिए, क्योंकि इदारों ने तो चलना है। ये तो इस रंग में बात हो रही है। बड़ी मुस्बत बात है, खासतौर पे इस माहौल में जहां पे कोई आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम जमातों से बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो जरा बताइए कि आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है अभी भी इस माहौल में? और अपने जो साथी हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, PMLN, JUIF, जो कि मुस्तरद कर चुके हैं इस इम्कान को कि इमरान खान या उनकी जमात से बात नहीं हो सकती, उनको कैसे कायल करेंगे इस पर? देखिए, पहली गुजारिश तो शहजाद ये है कि हमें ये देखना है कि इस सूरत हाल में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पहले तो ये पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, लिहाजा इस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए। अब इस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए तो फिर इसके लिए क्या रास्ता है कि हम अपने इत्तेहादियों से गुजारिश करें। इत्तेहादियों में देखें, बात यह है कि सियासी तौर पे अगर एक चीज़ वाहिद रास्ता है और तनाव का रास्ता खुदा न खास्ता पाकिस्तान के नुकसान का रास्ता है, तो कोई सियासी जो कारकुन है, जो सियासी लीडर है, वो उससे मुफर नहीं करेगा, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। ये बात खान साहब के अपने वतीरे PTI का जो रवैया रहा, जो सोशल मीडिया के अंदर उनकी डिबेट रही, उसने ये माहौल खड़ा कर दिया। हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं, जितनी गालियां उनको पड़ी उतनी हमें भी निकाली गई। लेकिन हम फिर समझते हैं कि सियासी तौर पे आपको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना है और हमने रास्ते तलाश करने हैं, डेडलॉक्स नहीं। डेडलॉक्स कभी बेहतरी का रास्ता नहीं होता। तो किस चीज़ पे कारी साहब, आपकी शायद मीटिंग में भी इस पर बात हुई हो, लेकिन किस चीज़ पे कंसेंसस हो सकता है? मिसाल के तौर पे एक जो आप लोगों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन एक साथ हो, वरना एक लंबे अरसे के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि हर मरतबा पंजाब और KPK में इलेक्शन पहले हो रहे होंगे। तो अगर ऐसा ना हो, इलेक्शन साथ हो, तो किस चीज़ पे कंसेंसस डेवलप हो सकता है कि क्या अक्टूबर की बजाय सितंबर या अगस्त में लेके आ जाए आम इंतखाबात को, यानी कि असेंबलियां तमाम कुछ अरसा पहले तहलील हो जाए? इस तरह की कोई है कोई मिडिल ग्राउंड जिस पे इत्तेफाक हो सके? लेकिन ना शहजाद, मुझे तो अभी तो मैं उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो अमकानी सूरत हाल है, वो जरा गौर कर लीजिए वो क्या है जी। अमकानी सूरत यह है कि अगर डायलॉग होगा तो इस वक्त तो इलेक्शन ही है ना पहला,
तो पहली तो बात यह है कि इलेक्शन की डेट हो। पीटीआई की ख्वाहिश होगी और कोशिश करेंगे और वो एजेंडा रखेंगे कि आप जल्द इलेक्शन करा दें, जो डेट अनाउंस हुई है उसी पे कराएं, उससे थोड़ा आगे ले जाएं लेकिन उसी पे कराएं, और ये पहले हो जाए, बाकी इलेक्शन बाद में हो। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि नहीं, इलेक्शन जिस डेट पे होने उस पे हो और आप उस डेट पे आए। तो इसके दरमियान डिस्कशन होनी है ना, ये वजह नज़ा तो यही है, इसी के ऊपर बात होगी। लेकिन फिर इसके साइड पे और बातें भी हो सकती है। इसके ऊपर हमें जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी जा सकती है, जिसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो, जिसमें अदालती इस्लाहात भी हो, जिसपे बाकी चीजों के साथ भी और बर्दाश्त के रवैये की बात भी हो, और जो केसेस हैं उनके तो उनके ऊपर अपने अपने केस हम सब भुगतते रहें, लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह एक कंसेंसस बेनजीर भुट्टो शहीद ने कराया था, उसी तरह के एक कंसेंसस की कोशिश की जाए। कोशिश करने से ही, अभी आज अगर इसको रूल आउट करके हम बैठ जाएंगे तो फिर तो हम डेडलॉक करके बैठ गए, फिर तो मायूस होकर बैठ गए, उसका अंजाम तो तबाही और बर्बादी है। लिहाजा हमने तजवीज दी है और हम इस पे कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस तनाज़े का ही कोई हल नहीं निकला था कि पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला 4-3 का है या 3-2 का, कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा के आज जारी होने वाले तफसीली फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है कि सुमोटो केस की समाअत से मुतल्लिक 6 रुकनी लाजे बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा जाए या जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए। मगर ये पूरी बहस शुरू क्यों और कहां से हुई, इसका मुख्तसर बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने 29 मार्च को चीफ जस्टिस के सुमोटो और बेंच की तश्कील के इख्तियार में कमी के लिए कौमी असम्बली से कानून मंजूर किया था। उसी रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने के केस में रूल्स बनाए जाने तक अज़खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। मगर इसके 2 रोज बाद 31 मार्च को ही इलेक्शन इल्तवा समाअत से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुनाफी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक केस में यह वाजे कर चुका है कि सुमोटो लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है, इसलिए 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार को ओहदा छोड़ने का मशवरा देते हुए खत लिखा, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के बाद वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की, मगर रजिस्ट्रार ने अपना ओहदा नहीं छोड़ा और फिर 4 अप्रैल को जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कायम हुआ, जिसने काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। और अब आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले पर अपना तफसीली फैसला जारी किया है। लेकिन फैसले की तफसील बताने से पहले आपको ये बताते चले कि ये फैसला कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, मगर अब वेबसाइट से हटा दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस फैसले में लिखा है कि अज़खुद नोटिस केस में 29 मार्च का उनका हुक्म 4 अप्रैल का चीफ जस्टिस का नोट मनसूख नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि इशरत अली वफाकी हुकूमत के मुलाजिम है। इशरत अली को 3 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने बजरिया नोटिफिकेशन वापस बुलाया, मगर इशरत अली ने वफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया और अपने दस्तखत से लाजे बेंच बनाने और समाअत मुकर्रर करने की फहरिस्त जारी की और लिस्ट जारी करते हुए कहा गया कि ये लार्जर बेंच चीफ जस्टिस के हुक्म पर तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामे का कोई आईनी और कानूनी असर नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि मुतकबराना आमरीत के धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आइन अदालतों को समाअत का इख्तियार भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाइख्तियार भी करता है, लेकिन आइन बेंच या जजों को यह समाअत का इख्तियार नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। अब जजेस के दरमियान इख्तिलाफात का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज जो फैसला था, पहले वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया, फिर उसको हटा दिया गया और अब ये बात भी सामने आ रही है कि काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस का जो वफाकी हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का फैसला किया था, उस हवाले से पीर के दिन इन चेंबर हियरिंग रख ली गई है। यह मामला कहां तक जाएगा, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए मैं ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद ए रिजवी साहब ने। रशीद ए रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। पहले ये बहस चल रही थी कि जो फैसला है पंजाब के इलेक्शन का वो 4-3 का है या 3-2 का है, लेकिन आज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का डिटेल फैसला आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो
4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच बनाया गया, उसका जो हुक्मनामा था उसको आप हुक्मनामा नहीं कह सकते, उसको आप एक नोट कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बेंच बना और रजिस्ट्रार जिनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करें, उन्होंने गलत तौर पे अपने आप को रजिस्ट्रार जाहिर किया और फिर वो जो 6 रुकनी बेंच बना था उसके हवाले से जो लिस्ट थी वो उन्होंने जारी की, जो कि गलत था। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखें, जो 6 रुकनी बेंच के बैठने का सवाल है इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि बेंचेस जो बैठती हैं या जो केस उनके सामने लगता है वो 2 सूरतों में लगता है। या तो पहले किसी बेंच ने उसकी समाअत की तारीख दी हो, या फिर उसमें ये हो कि जिसे कहते हैं कि कॉज लिस्ट में आया हो या कोई अर्जेंट हियरिंग हो। ऐसी कोई बात नहीं थी। 6 जजेस को बगैर किसी फिक्स डेट ऑफ हियरिंग के, बगैर किसी अर्जेंसी एप्लीकेशन के उन्हें बैठा दिया गया और उनके पास इशू ये नहीं था सामने कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सही है या गलत है। उनके सामने इशू तो वही 25 मार्क्स वाला था, उसमें वो कैसे बगैर चैलेंज किए उस ऑर्डर को बगैर रिव्यू एप्लीकेशन के कैसे कर सकते हैं। तो वो तो जाहिर करता है कि बिल्कुल बायस डिसीजन है कि वो उन्होंने खुद ही बाहर से सोच के आए थे, 2 मिनट में बैठे और फैसला करके चले गए। मैं समझता हूँ कि जिंदगी के किसी न किसी कोने पे ये चैलेंज होगा और इसको लार्जर बेंच सेटिस्फाइड करेगी। इस तरह से नहीं बेंचेस की तश्कील होती है कि कोई भी बगैर कॉज के, बगैर अर्जेंसी एप्लीकेशन के, बगैर फिक्स डेट के चीफ जस्टिस साहब। हाँ, क्योंकि रशीद रिजवी साहब इसमें जरा अपनी कानूनी राय भी बताइएगा, क्योंकि जो 6 रुकनी बेंच था उसने तो ये अल्टीमेटली फैसला किया कि ये सुमोटो का केस नहीं है, सुमोटो केस खत्म कर दिया। तो बेसिकली जो इंटरिम ऑर्डर था काजी फाइज ईसा की सबराई में जो 2-1 से फैसला आया था वो ऑर्डर ही खत्म हो गया। लेकिन आमतौर पे तो जो देखा जाता है वो यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस हो, उसका कोई ऑर्डर आए, अगर कोई रिव्यू उस पर फाइल करता है तो फिर बेंच बनता है, और बेंच भी आमतौर पे वही होता है जिसने फैसला दिया होता है। लेकिन यहाँ पे 6 रुकनी बेंच बना था, तो ये रिव्यू के जुमरे में आएगा या कोई नई जूरिस्प्रूडेंस है? क्योंकि इसकी शायद मिसाल तो नहीं मिलती पहले। नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आती। जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना कि ना ही किसी पार्टी ने अर्जेंसी की एप्लीकेशन दी थी कि चीफ जस्टिस ने लगाया हो, ना ही किसी गुज़िश्ता बेंच में कहा गया हो कि इसको फलानी तारीख पे लगाया जाए। इसका लगना ही बड़ा डाउटफुल है और जो है डिबेटेबल है कि ये कैसे लगा केस, जबकि शॉर्ट ऑर्डर का डिटेल रीजनिंग भी नहीं आई थी पहले ऑर्डर की और इसको लगा दिया गया है। ये तो साफ जाहिर करता है कि मुतसब ये फैसला है। तो कानूनी तौर पे कौन सा फैसला स्टैंड करता है? जो 2-1 बेंच का फैसला था जिसपे एक इंटरिम ऑर्डर था कि फिलहाल ये केसेस 184(3) के नहीं सुने जा सकते जब तक रूल्स नहीं बन जाते, वो फैसला स्टैंड करेगा, या कानूनी तौर पे जो 6 रुकनी बेंच है उसका फैसला स्टैंड करेगा जिन्होंने सुमोटो केस ही खत्म कर दिया? देखिए, जो बायस से सफर करते हैं फैसले वो तो कभी अपहोल्ड होते नहीं हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे तो 2-1 का फैसला सरवाइव करेगा। ओके। और एक और मामला भी अभी सामने आया है, जो काजी फाइज हुसैन रेफरेंस केस में क्यूरेटिव रिव्यू वफाकी हुकूमत ने फाइल किया था। अब कुछ दिन पहले इस हुकूमत ने उसको विड्रॉ कर लिया है, लेकिन अभी इतलात सामने आई है कि मंडे को इन चेंबर हियरिंग रख ली गई है उस हवाले से। तो क्या ये कोई मामूल की कार्रवाई है? क्योंकि ये एक ऐसा मामला है रशीद रिजवी साहब जिसमें जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद ये कह चुकी है कि वो रेफरेंस दायर करना गलती थी। प्रेसिडेंट साहब भी ये कह चुके हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतनी गलती तस्लीम कर चुके हैं तो फिर मेरा फैसला भी गलत था। तो उनका तो कोई इस केस में इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। ये जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है ये भी विड्रॉ कर चुकी है, तो मामूल की हियरिंग है या क्या है? मैं समझता हूँ ये मामूल की हियरिंग होगी। विड्रॉल की जो एप्लीकेशन आई है उस पर कोई ऑर्डर करेंगे, इसलिए कि क्यूरेटिव का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स में ये प्रोविजन रखा है। यहाँ पे तो आर्टिकल 188 है जो रिव्यू की सिर्फ बात करता है, और वो भी व्हेन देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि मंडे को जब इन चेंबर हियरिंग होगी तो जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का, उसी को उड़ा दिया जाएगा? जी, मेरे ख्याल से उसी पे ऑर्डर होगा। मतलब उसकी तौसीक में ऑर्डर होगा?
जी बिल्कुल, उसके पास जुरिस्डिक्शन कहाँ है सुप्रीम कोर्ट के पास। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।